नमस्कार बच्चों, केवी टीचर्स गिल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी का एक पार्ट है आपका एक दिन की बादशाहत। इस पार्ट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस पार्ट के, और फिर आपकी एक क्विज आएगी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कोई भी बच्चा नया है अगर, फिर से मैं कहूँगी तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी क्विज या फिर वर्कशीट आपकी मिस ना हो। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अच्छा, बादशाहत का मतलब आप सभी को पता होगा, एक दिन की बादशाहत। बादशाहत होता है जब आपका किसी राज्य पर, किसी लोगों पर आपका अधिकार होता है एक तरीके से। ओके, जो आप कहें उनको मानना पड़ेगा, वो होती है बादशाह। जैसे बादशाह का नाम आपने सुना होगा, राजा होता है वहाँ पर, उसी का ही राज चलता है। तो देखते हैं किनको मिली है एक दिन की बादशाहत। ओके, अब शुरू करते हैं। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। तो जब फ्रेंड्स आपस में मिलकर कव्वाली एक तरीके की आपका सॉन्ग की फॉर्म है, कव्वाली गा रहे होते थे, तब उनकी अम्मी उनको बोलती थी। तभी एंड वक्त मतलब उसी टाइम बिल्कुल अम्मी की आवाज़ आती थी कि आरिफ और सलीम, दो बच्चे, चलो फ़ौरन सो जाओ। या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा झंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। सुबह जब जनरली ये बच्चों के साथ होता है, जब आप सुनहरे सपनों में खोए रहते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई आपको जगाता है, चलो उठ जाओ, स्कूल का वक्त हो गया। तो आपा उनको जगा देते थे उस टाइम। ओके, दोनों की मुसीबत में जान थी। दोनों जो बच्चे हैं, सलीम और आपका आरिफ, दोनों ही बड़े परेशानी में थे। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्ज़ी से चूँ भी न कर सकते थे। बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था घर का। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टराता रहता है। जैसे मेंढक टर करता है, ऐसे हमेशा करता रहता है। जब भी आरिफ का गाने का मन होता था तो उसको डांट दिया जाता था। बाहर आओ तो अम्मी पूछती, कहाँ बाहर क्यों गए? बाहर जाओ तो अम्मी पूछती थी, क्या लेने गए थे? अंदर रहो तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रज़िया, ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। घर में रहते तो दादी बोलती कि तुम इतना शोर करते हो, चलो इनको बाहर भेज दो। बाहर जाते तो अम्मी पूछती, बाहर क्या कर रहे हैं? बच्चे बड़े परेशान हैं। जैसे बच्चे ना हुए, मुर्गी के चूज़े हो गए। जैसे मुर्गी के बच्चे होते हैं ना, उन्हें कभी बाहर भेजते हैं, कभी पिंजरे में बंद कर देते हैं, और चींची करो तो डांट पड़ती है कि ओहो कितना चिल्लाते हैं। उनको बच्चों को ऐसा ही लगता है कि हम बच्चे हैं या मुर्गी के चूज़े हैं। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की। अब्बा के सामने दरख्वास्त होता है, अपनी एक कोई जब आप फरमाइश रखते हैं वो पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब छोटे बन जाए। कि एक दिन हम बड़े बनेंगे और आप सब छोटे बनोगे, हमारी बात आपको माननी पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। जैसे अम्मी हमेशा उनको डांटती थी तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उधम मत मचाओ, शैतानी मत करो। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे। इकरार करना मतलब प्रॉमिस करना कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अब्बा उस टाइम ज़रूर अच्छे मूड में थे, तो वो मान गए कि ठीक है, कल आप दोनों को सारे जो हमारे राइट्स हैं, अधिकार है, वो सब तुम्हें मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठो, नाश्ता तैयार है। जैसे तैयार कीजिए, जैसे कि बच्चों को अम्मी उठाती थी कि उठो स्कूल का वक्त हो गया है। तो अभी सुबह भी नहीं हुई थी, कई घंटे बचे हुए थे, तो आरिफ ने पहले उनको जगाना शुरू कर दिया कि जल्दी उठो और नाश्ता तैयार करो। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे। अम्मी ने सोचा कि उसको एक थप्पड़ लगा दूं, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पियोगी, आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। तो जैसे दादी हमेशा उनको डांटती थी कि कितना शोर मचाते हो, बाहर भेजो उन्हें, तो जैसे ही दादी ने दवाई लेने के बाद बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो उन्होंने दादी को भी डांट दिया कि कितना आप पिएंगी, इससे आपका पेट फट जाएगा। तो दादी ने जैसे उनको मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि सबको पता था कि आज घर में इन्हीं की चलने वाली, आज ये बड़े हैं। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, खानसामा होता है कुक,
अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सब को दे दो। जैसे बड़े लोग होते हैं अंडे और मक्खन खाते हैं क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। बच्चों को जनरली दलिया दिया जाता है क्योंकि उनको इतना फिजिकल वर्क नहीं करना, मेंटल वर्क ज़्यादा करना होता है, पढ़ना होता है, तो इसलिए उनको ये तरीके की चीज़ें दी जाती है। तो उन्होंने कहा आरिफ ने कि ये हमें दो और आज उनको दलिया दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। ओके, आपा ने उनको घूरा लेकिन उन्होंने उनको अधिकार दिए थे, तो आज वो बेचारी बड़ी ही बेबस थी, कुछ कर नहीं सकती थी। तरमाल होता है जो जैसे कि जो चिकनी चीज़ें होती है, वो आज अपने लिए रख नहीं सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अम्मी ने टालना चाहा, मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, मैं तो ब्रश कर चुकी हूँ। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। जैसे कई बार पेरेंट्स होते हैं बीच में किसी काम के टोक देते हैं, तुमने ये नहीं किया, नहीं चलो पहले ये करो, तो उन्होंने भी अम्मी के साथ उस दिन वैसा ही किया कि नहीं पहले उठिए, जाइए ब्रश करके आइए। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। गुसलखाना मतलब होता है बाथरूम। जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे, जैसे रोज़ सलीम को भगाते थे वहाँ से और हंसते थे, ऐसे आज अम्मी जब गई उठ के तो सब हंसने लगे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। सबको डांट रहे हैं कि कल आपने कपड़े पहने थे, आज गंदे कर दिए, बाल कितने बड़े हुए हैं आपके, आपने शेव भी नहीं की है। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए कि सच में ही उनके कपड़े क्या थे, बहुत मैले हो रखे थे। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। जब जैसे कव्वाली के टाइम पर उनको टोका जाता है, ऐसे आज उन्होंने गज़ल के टाइम पर अब्बा को टोका कि अब बस करो, जल्दी जाओ ऑफिस, 10 बज गए हैं। चुप चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए, डांट ही रहे थे लेकिन फिर बीच में रुक गए। उनको याद आया कि आज तो ये बड़े हैं घर के, इन्हीं की ही चलेगी। जैसे रोज़ाना वो लोग बड़ों को कुछ नहीं कहते थे, आज बड़े भी उनको कुछ नहीं कह सकते। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। पाँव पटकते परेशान होकर, दांतों में दबाई मतलब अधूरी छोड़कर। कई बार आप कुछ कह रहे होते लेकिन बात बीच में रह जाती है, तो उस तरीके से आरिफ के साथ चल दिए वो। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। तैयार हो गए, फिर उन्होंने रज़िया उनकी अम्मी से 5 रुपये मांगे। 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा हमेशा बच्चों को बोलते होंगे ज़रूर, जब बच्चे पैसे मांगते होंगे, क्या करोगे 5 रुपये का, तो ऐसे उन्होंने पूछा आज। जैसे अब्बा कहते कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके, जैसे हमेशा अब्बा कहते थे। इकन्नी होता है एक आना, पहले आने चला करते थे, उसके लिए बोल रहे हैं ये। थोड़ी देर बाद खानसामा आया, जो कुक था उनका, वो आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्ची का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मीठे चावल पकाओ। बच्चों को ज़रूर मीठा पसंद होगा, तो उन्होंने कहा आज ये चीज़ें पकेंगी, आज हमारे मन का खाना बनेगा। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसी खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। अब टोकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मिठाई अगर सिर्फ होगी तो उसके साथ रोटी कैसे खाई जाएगी। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्च का सालन से खाते हैं, जैसे मिर्च के अचार से हम रोज़ खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा, ऐसे आज आप रोटी से खाना, मिठाई से खाना, सॉरी। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। तू मैं करना, बहस कर रही थी किसी से। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथ में सिर थाम कर कहा। जैसे दादी कहती है ना कि शोर से मेरा सर फट गया है, ऐसे उन्होंने कहा आपने तो हमारा दिमाग पिघला दिया है शोर से। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीकर, जब आपको बहुत गुस्सा आता है लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते और सारी बातें मन में ही रह जाती है, तो उसको बोलते हैं खून का घूंट पीकर रह जाना। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपना सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। ओके,
अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है, भैया ने कहा उनसे। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटे में गुम रहते हैं आप। जैसे बड़े आपको कहते हैं जनरली कोई ज़रूरत नहीं है बाहर खेलने जाने की, तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ो। तो ऐसे आज उन्होंने भैया की खबर ले दी। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली, दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की हो चुकी है, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं दोस्तों को पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आज फिल्म देखने आऊँगा, तो आप मुझे परमिशन दे दें, इजाज़त देने की मेहरबानी करें। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, मतलब ना है तो ना है, एक बार कह दिया बस। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार पढ़ने लगा। जैसे भैया करते होंगे ज़रूर ये काम, तो जैसा जो उनके साथ करता था आज वही उनको ट्रीटमेंट वो वापस दे रहे हैं सभी को। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। आपा बड़ी बहन को बोलते हैं। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? शाम तक गारत हो आएगी, शाम तक सारी साड़ी ख़राब हो जाएगी जो इतनी भारी पहन ली है। इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद वॉयल साड़ी पहनना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की, जो शिकन आ गई थी साड़ी में, झुर्रियाँ जो आ गई थी उसको उन्होंने दुरुस्त किया, ठीक किया और कहा कि आज हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन है। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? कि जो मैंने कहा उसका पालन करो, सुनाई नहीं देता तुम्हें? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। जैसे आपा हमेशा उनको ऑर्डर देती थी, आज सुन रही थी तो उनको शर्मिंदा हो गई कि मैं भी इनके साथ ऐसा ही करती हूँ। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से अपनी मनपसंद कमीज़ उतारवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। आज उनके साथ वही हो रहा है। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। आज किसी ने उनको नहीं उठाया। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ों को पसंद है वही बच्चों को भी पसंद हो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ पर तबला बजा रहे थे। आज भाईजान ने भी उनको नहीं मना किया कि गाना मत गाओ। अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है। ओके, तो यानी कि सब चीज़ें बदल गई, सबको समझ में आ गया। जैसे टिट फॉर टैट बोलते हैं ना, कि जैसा आपने किया जैसे को तैसा। जब खुद के साथ वैसा होता है तो आदमी को महसूस होता है कि दूसरों पर क्या बीतती है। तो बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उनको आप कोई चीज़ करने ही ना दें। तो ये आपका चैप्टर था। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है आपका, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज़ सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए ये हक इन्हें भी दिया जाए। अब्बा बड़े अच्छे मूड में थे एक्चुअली उस दिन, तो उन्होंने सोचा रोज़ सब इन पर हुक्म चलाते हैं तो आज इन्हें भी एक मौका दे के देख लेते हैं, इन्हें भी ये राइट अधिकार हम लोग दे देते हैं। तो ये सोचकर अब्बा ने उनकी बात मान ली। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने। जब वो दिन बीता, सबको अपनी बातें पता लगी, हम कैसे व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ, तो सबने क्या सोचा होगा? आरिफ ने क्या सोचा होगा बीतने के बाद? आरिफ ने सोचा होगा यह दिन कितना आनंदमय था, काश ऐसा रोज आए कि सब पे हुक्म चलाने के लिए मिल रहा होगा। अम्मा ने क्या सोचा होगा? अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए और इनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए, क्योंकि पहले वो ऐसा नहीं करती थी, मनपसंद खाना बनाती थी, हमेशा उनको डांटती रहती थी। दादी ने क्या सोचा होगा? दादी ने सोचा होगा कि हम प्रतिदिन बच्चों को कितना कष्ट देते हैं, थोड़ा सा भी अगर बोलेंगे तो शोर हो रहा है, इनको बाहर भेजो, ये ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। तुम्हारी बात, अगर तुम्हें घर में दिन प्रतिदिन के लिए सारे अधिकार मिल जाए तो तुम क्या क्या करोगे? ये आप अपने खुद से लिख सकते हैं, मैंने एक आंसर लिखा है यहाँ पर। अगर एक दिन आप बच्चों को जनरली ऐसा होता है सभी अधिकार मिल जाए तो अपनी मर्ज़ी से आप खेल के आएंगे, किसी भी टाइम तक वापस आएंगे, दोस्तों से मिलने जाएंगे, घर में अपना फेवरेट खाना बनाएंगे, यही करोगे ना? या फिर कोई अगर तुम्हें घर के किसी पर्सन का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको बताएंगे कि कैसा लगता है जब आप उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होता है। तो आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज़ अपने आप भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में कई ऐसे काम बताए गए जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत के कर देने चाहिए थे और कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? तो जो काम उन्हें कर देना चाहिए था जो कि अच्छे थे, सबसे पहले तो रात में जल्दी सोना,
अम्मी कहती थी तो वो अच्छा काम था। सुबह जल्दी उठना, धीमी आवाज़ में गाना क्योंकि दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं जाना लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, शोर नहीं करना, खुद नहा लेना, कम घूमना फिरना आदि काम उन्हें बिना शिकायत के कर देने चाहिए थे। लेकिन हमेशा सादा नाश्ता करना या फिर बेकार खाना खाना, बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए उन्हें वो मना भी कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब है तरकीब। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते थे। ये आपके इसमें एक वाक्य है, तुम्हारे विचार से वो कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। तो बच्चे जनरली ऐसा सोचते हैं कि काश ऐसी कोई जगह मिल जाए जहाँ उनको कोई ना डांटे, काश हमें भी बड़े को डांटने का अधिकार मिल जाए, या फिर एक चीज़ जो हमेशा सोचते हैं कि हम कब बड़े होंगे, काश हम भी जल्दी से बड़े हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि बड़े लोगों के बड़े मज़े हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छाएं पूरी हो गई थी। उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। क्या तुम उन दोनों की इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो? अगर हाँ तो क्या? तो इससे अच्छा था कि उन दोनों को अपनी कुछ आदतों को सुधार लेना चाहिए था। अधिकार की बात, आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। ओके, कुछ बातें मान लेते अगर, तो आई थिंक बड़े भी आपको तभी डांटते हैं जब आप थोड़ा सा कुछ बात आप उनकी मानेंगे, तो डेफिनेटली आप जल्दी उठेंगे, तो पेरेंट्स भी खुश रहते हैं, फिर आपकी बात वो भी मान लेंगे, अच्छा खाना भी बना देते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बाहर खेलने भी जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर आप शोर मचाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर वो आपको खेलने भी नहीं जाने देते हैं। कुछ बात आप मानिए तो पेरेंट्स भी आपकी कुछ बात मानेंगे। ये एक अच्छा तरीका हो सकता था, थोड़ा नेगोशिएट कर सकते थे वो लोग कि हम आपकी ये बात मानेंगे तो आप हमारी ये बात मान लीजिए, हम जल्दी उठेंगे तो आप हमें खेलने जाने दीजिएगा 1 घंटे के लिए, ठीक है। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? तो अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? अम्मी के अधिकार तो उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाएं समझनी चाहिए थी, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? उन्होंने अम्मी के से डांटने, सुबह जल्दी उठाने, अपनी मनपसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने होंगे। चलिए, अब बादशाहत के ऊपर कुछ प्रश्न आपको दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। तो किसी क्षेत्र, राज्य, देश आदि पर शासन कर पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मनमर्जी करना ही बादशाहत है। मनमर्जी नहीं, हम जनरल लोगों की, बादशाह जो होते थे पहले वो लोगों की भलाई के लिए ही काम करते थे, उसी को ही बादशाहत कहा जाता था। तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? क्या तुम इससे कोई अच्छा शीर्षक सुझा सकते हो? तो आरिफ और सलीम को 1 दिन के लिए सभी अधिकार दे दिए गए थे, इसलिए कहानी का नाम 1 दिन की बादशाहत रखा गया था। कहानी का अन्य शीर्षक हो सकता था बच्चों का बचपन, क्योंकि बचपन में बच्चे होते हैं, कई बार उनको बड़ों की चीज़ें अच्छी नहीं लगती और कुछ चीज़ें बड़ों को भी माननी चाहिए, उनके बचपन की बात हुई है इसमें। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों के काम करने पड़े थे, ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए असली बादशाह हो गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। जिसको अधिकार होते हैं वही बादशाह होता है, तो उस दिन के बादशाह बच्चे थे। तरमाल जैसे मैंने कहा, जो आपके मक्खन, घी, ये जो बॉडी बिल्डिंग जो फूड होता है, जो आपको फैट्स जो होते हैं, इनको तरमाल बोलते हैं। तो रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने पास न रख सकती थी, आपा के लिए कहा है इन्होंने। कहानी में किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? तो कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीज़ों को तरमाल कहा गया, जो पहले बड़े खाते थे, वो बच्चों को दलिया दिया जाता था। इन चीज़ों के अलावा किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? तो हलवा, पूरी, खीर, मिठाइयाँ, पकवान आदि चीज़ों को आप तरमाल कह सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती, जैसे सब्जियाँ, दलिया, दूध, रोटी हमें तरमाल नहीं लगती। आपको कोई और भी चीज़ें जो पसंद नहीं है या फिर जो आपको नहीं लगती अच्छी है बहुत खाने में, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? तो ये सब चीज़ें जो है खाने की नाम खाद्य पदार्थ कहते हैं, खाने वाली चीज़ें, एडिबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपरी भारी विशेषण में 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। भारी साड़ी, भारी अटैची मतलब उसमें वेट ज़्यादा है। अब भारी मतलब ऐसे नहीं कि तुम साड़ी उठा के चलना है तो वो बहुत भारी है। भारी काम, इनमें अंतर बताना है आपको, चारों उसमें सेंटेंस में भारी का क्या अर्थ है। तो भारी साड़ी का मतलब है, भारी में विशेषण जो है उसका मतलब है महंगी या अधिक कैथेदार, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका एम्ब्रॉयडरी का काम हो रखा हो, ऐसी साड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है भारी साड़ी। भारी अटैची का मतलब है वज़नदार चीज़ जिसमें बहुत वेट होता है। भारी काम का मतलब है मुश्किल काम
ये काम बहुत भारी है, इसका मतलब ये नहीं कि उस काम में वज़न ज़्यादा है, मतलब वो मुश्किल है। भारी बारिश का मतलब है कि बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा बारिश जब होती है। भारी मतलब ऐसे नहीं कि बारिश को तुम्हें उठा के चलना है वो भारी है। भारी बारिश मतलब बहुत अधिक बारिश। भारी की तरह हल्के का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करिए। जैसे हल्का कपड़ा, ओके, जो बहुत सस्ता होता है। हल्का काम, इजी काम जो होता है। हल्का लड़का, वेट में जो हल्का है। हल्का डिब्बा, हल्का बर्तन। तो ये सभी आपके हल्का के कुछ और हो सकते हैं, जैसे कि भारी के अलग अलग आपने उसमें यूज़ किया था उसको। सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। अब आप इस चैप्टर के जो क्विज़ होगी उसका वेट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।